गया है। इससे पहले बुधवार को यह बताया गया था कि उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है और उनके इस्तीफे के बाद से ही ऐसी खबरें सामने आने लगी थी कि वो अगले सीएजी होंगे और अब जीसी मुर्मू की ये नई पारी शुरू हो गई है और आज उन्होंने शपथ भी ले ली है सीएजी के पद की और अब उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब जीसी मुर्मू को सौंपी गई है। इससे पहले जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ तो उनको वहां का उपराज्यपाल बनाया गया था और उपराज्यपाल के पद से उन्होंने पूरा 1 साल होने के बाद जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ उसके पूरे 1 साल के बाद 5 अगस्त को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वहां पर मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है, लेकिन उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू अब भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के तौर पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को नमन किया। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं और इनके बारे में ये भी चर्चाएं हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को ये बहुत अच्छे से करते हैं। और मुर्मू की सीएजी के तौर पर नियुक्ति से अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था सीएजी जिसके ऊपर अनेकों जिम्मेदारियां होती हैं और ऐसे में अब एक संवैधानिक पद है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, जो अब उनको दिया गया है। इससे पहले जीसी मुर्मू उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के और वहां से बुलाकर के अब सीएजी की नई जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। जीसी मुर्मू के बारे में यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब गिरीश चंद्र मुर्मू उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे और मुर्मू को पीएम मोदी का करीबी विश्वास पात्र माना जाता है। इसीलिए ये अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो जिस तरीके से गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में काफ़ी बातें कही जाती हैं और एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी भी इनको माना जाता रहा है और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहते हुए राज्य सरकार की सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी का जिम्मा उन्हें ही सौंपा गया था। ये भी इनके बारे में खास बात है। चलिए, अब गिरीश चंद्र मुर्मू को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और क्या कुछ उनके आगे चुनौतियां रहेंगी और कौन होता है सीएजी, इस बारे में जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में तैनात जीसी मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार किया। कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू? गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहते हुए राज्य सरकार के सभी प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी का जिम्मा उन्हें ही सौंपा जाता था। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद पिछले साल उन्हें ही वहां का उपराज्यपाल बनाया गया था। आपको बता दें कि मुर्मू का जन्म ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के वेतननटी में हुआ था। उन्होंने भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में पीजी किया और साथ ही मुर्मू ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इसी साल 1 मार्च में वित्त मंत्रालय में विशेष राजस्व सचिव पद से पदोन्नत कर व्यय सचिव बनाया था। मुर्मू को सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि वह बहुत ही सरल और जमीनी स्तर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। लोकतंत्र में जिसके पास शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए ही संविधान में कई संस्थागत तंत्र जैसे न्यायपालिका, सतर्कता निकाय और एक स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान ने
सीएजी को राष्ट्र का लेखा परीक्षक बनाया है। सीएजी के कर्तव्य। जैसा संविधान के अनुच्छेद 149 में उल्लेखित है, संसद ने 1971 में सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम नामक एक विस्तृत विधान को अधिनियमित किया, जो उनके अधिदेश का वर्णन करता है और सरकार के लगभग प्रत्येक खर्च, राजस्व संग्रहण और सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाली इकाई उनकी लेख परीक्षा के अंतर्गत आती है। उनका कर्तव्य सरकारी विभागों, सरकार के निकायों, स्वायत्त संगठनों आदि की लेखा परीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना है। सीएजी की शक्ति। सीएजी का काम आसानी से हो सके, इसके लिए उसे ढेरों शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनमें से उनके लेखा परीक्षा के अधीन किसी कार्यालय या संगठन के निरीक्षण करने की शक्ति, सभी लेन देन की जांच और कार्यकारी से प्रश्न करने की शक्ति, किसी भी लेखा परीक्षित सत्र से सौंपा गया कोई भी रिकॉर्ड, पेपर, दस्तावेज मांगने की शक्ति, लेखा परीक्षा की सीमा और स्वरूप पर निर्णय लेने की शक्ति आदि शामिल हैं। सीएजी का दायित्व। सीएजी की लेखा परीक्षा के अंतर्गत आने वाले संगठनों में भारतीय रेल, रक्षा और डाक और दूरसंचार सहित सभी संघ और राज्य सरकारों के विभाग तो शामिल हैं ही। इनके अलावा संघ और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित लगभग 1500 सार्वजनिक वाणिज्य उद्यम जैसे सरकारी कंपनियां और निगम भी शामिल हैं। साथ ही संघ और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले लगभग 400 गैर वाणिज्यिक स्वायत्त निकाय और प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा का दायित्व भी इसी पर है। सीएजी हटाने की प्रक्रिया। सीएजी के काम और शक्तियों को देखते हुए उन्हें हटाने यानी कि पदमुक्त करने की प्रक्रिया भी निर्धारित है। सीएजी को हटाने के लिए संविधान में दर्ज प्रक्रिया का ही पालन होगा। यह ठीक वैसी ही प्रक्रिया है जैसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब जीसी मुर्मू को सौंप दी गई है। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर त्रिशूल। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अब ये जो बड़ी जिम्मेदारी है जीसी मुर्मू को अब सौंप दी गई है, क्योंकि अब से पहले केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं जीसी मुर्मू और अब उनको सीएजी बना दिया गया है। देखिए हितेंद्र, काफ़ी पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और जिस तरह से लगातार वहाँ गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे और कहीं एक विश्वसनीयता उन्होंने अर्जित की है। जो एक किचन कैबिनेट होती है जी, दरअसल एक किचन कैबिनेट होती है जब प्रधानमंत्री होते हैं, जब कहीं कोई पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, उनके आसपास एक किचन कैबिनेट होती है। तो उस किचन कैबिनेट में कहीं स्थान सुरक्षित है जीसी मुर्मू का जी। और अब ये आने वाले दिनों में, जैसे एक समय विनोद राय की रिपोर्ट राजनीतिक हलकों में तहलका मचाती थी, कैग के अध्यक्ष की रिपोर्ट, जी जी, उसी तरीके से आने वाले दौर को आप देख सकते हैं भारतीय राजनीति में, कि भारतीय राजनीति में आने वाला दौर कैग सुर्खियों में आएगा और जम्मू कश्मीर में शायद उनकी नियुक्ति के मायने भी लोगों को नजर आएंगे। जिस तरह जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल फंड दिया गया जी, पिछले 70 सालों में क्या जम्मू कश्मीर को फंड रेज किया गया, वहां पर उस फंड का क्या इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बेसिकली कैग जो है वो राज्य सरकारों की फंडिंग की मॉनिटरिंग भी करता है जी। तो आने वाला ये भारतीय राजनीति का एक दौर ऐसा भी रहेगा जो कैग की भूमिका और कैग के बारे में आपको आज जो आप खबर चला रहे हैं जी, उस खबर को लगातार आपको दिखाना पड़ेगा, कई चैनलों को दिखाना पड़ेगा कि कैग ने आज ये इतना बड़ा खुलासा किया है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। इसी खुलासे की या इसी एक दिशा में जो एक प्रधानमंत्री की किचन कैबिनेट है, कहीं एक प्रधानमंत्री कार्यालय से उसमें एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। जीसी मुर्मू की जो नियुक्ति है, इसी मायनों में, इसी परिप्रेक्ष्य में आप इसे देख सकते हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश जब जम्मू कश्मीर को बनाया गया तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था, जिस तरीके से जीसी मुर्मू को वहां पर उपराज्यपाल के तौर पर भेजा गया था और वहां पर क्या कुछ उपलब्धियां इनकी रही हैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह एक
बहुत एक एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत कमांड की जरूरत थी। वो कमांड 370 के बाद लगातार मिलती रही और आप देखेंगे इसका नतीजा कि जब 370 हटी थी 5 अगस्त को पिछले वर्ष, और आज हम 8 अगस्त को ये बात कर रहे हैं, तो जब वो 5 अगस्त को हटी थी उसके बाद नियुक्ति होना और जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे अफसरों की नियुक्ति कि वहां पर जो एक लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है, बाहर से जो एक लगातार जो पाकिस्तान की नापाक कोशिश होती रहती है उसका कमांड रखना, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि कहीं जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी चर्चा हो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर तो उसका जवाब देने के लिए एक परिपक्व नेतृत्व, परिपक्व व्यक्ति वहां मौजूद रहे, और जीसी मुर्मू ने उस कार्यकाल को बहुत बखूबी निभाया है। लेकिन अब जरूरत थी कि उस पूरे जो एक कहीं पे एक ड्रॉबैक है या एक कहीं पे पूरा एक वो जो एक रुकावट आ गई उसको खत्म करना है। मनोज सिन्हा की जो नियुक्ति की गई उसके ये मायने हैं कि अब चुनाव हो, परिसीमन हो और जम्मू कश्मीर मुख्य धारा की ओर लौटे और वहां पर जो एक हलचल है वो प्रारंभ हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पहले भारत से कटा हुआ समझा जाता था उसको भारत के साथ जोड़ने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका जीसी मुर्मू ने निभाई है और वहां पर विकास को भी कहीं ना कहीं गति देने का काम जीसी मुर्मू ने किया है। तो अब क्या कुछ समझा जाए जीसी मुर्मू को जो एक नई जिम्मेदारी दी गई है, इससे आने वाले समय में क्या कुछ देखा जा सकता है जीसी मुर्मू का ये कार्यकाल जो अब रहने वाला है सीएजी के तौर पर? अब आप आर्थिक धमाके देखेंगे जी, जिस तरह आर्थिक हमला हो सकता है कि कहां पे किस तरह का फंड रेज किया गया, किस राज्य को कितना फंड दिया गया, उस राज्य ने उस फंड का इस्तेमाल क्या किया, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर जीसी मुर्मू की नियुक्ति किचन कैबिनेट के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जिस दिन इस्तीफा देते हैं उसी दिन नियुक्ति हो जाती है, बहुत गौरतलब बात है। अगर आप हितेंद्र देखेंगे तो निश्चित रूप से एक ये ना कोई इस्तीफा है ना कोई नियुक्ति है, ये कार्य योजना का हिस्सा है, एक प्लानिंग का हिस्सा है और उसी प्लानिंग पे पूरी एक किचन कैबिनेट आगे मूव कर रही है। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये ना कोई इस्तीफा है ना कोई नियुक्ति है, यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है उसके पीछे क्या कुछ मंशा है? अब जिस तरीके से जीसी मुर्मू को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो केंद्र सरकार क्या कुछ करवाना चाहती है? अब जीसी मुर्मू से किन क्षेत्रों में, अब कहां पर इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है? देखिए, बहुत जैसे एमएसएमईज को उन्होंने अपग्रेड करने के लिए कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने विश्वस्त को वहां लगाया, इसी तरह कहीं कैग की भूमिका भी आने वाले दौर में आप देखेंगे। आने वाले 4-6 महीनों में आप इस बात को सोचेंगे हितेंद्र कि जिस तरह के मामले सामने आएंगे निश्चित रूप से कोई बड़े खुलासे या कहीं एक गवर्निंग प्रॉपर गवर्नेंस होना, फंड की प्रॉपर गवर्नेंस होना, या फंड का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको कहाँ कैसे करना, क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरह से धराशायी हुई है कोरोना काल में, उस अर्थव्यवस्था में फंड तो दे दिया जाएगा लेकिन फंड की मॉनिटरिंग और उसकी कहाँ पे फंड का इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। ग्राउंड मॉनिटरिंग करने के लिए कैग में सीएजी में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी निश्चित रूप से जो ये कर सके, और शायद जीसी मुर्मू उसके लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति है। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, निश्चित रूप से इस फैसले के पीछे 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं हजारों वजह हैं जो जीसी मुर्मू की नियुक्ति कैग के रूप में की गई है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से सरकारी कामों में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारियों की जो अनियमितताएं इनके चलते आती हैं, अब वो कहीं ना कहीं कम होंगी। जिस तरीके से कैग की रिपोर्ट में खुलासे होंगे तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो अर्थव्यवस्था की जो बात आपने की है वो कहीं ना कहीं अब रफ्तार पकड़ेगी और कोई भी अनियमितता अब बहुत कम होने की गुंजाइश रहेगी? देखिए, जैसे सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ देंगे जी, और मान लीजिए सरकार ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वर्तमान समय तक जी, और वहां उन्होंने 4000 करोड़ रुपए दिए किसी फंड में स्किल डेवलपमेंट के लिए या अर्बन स्किल डेवलपमेंट के लिए, रूरल स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहां पे उस फंड का इस्तेमाल ये हुआ कि वो एजुकेशन में चला गया या वो सैनिटरी में चला गया या वो कहीं पीएचडी में चला गया या कहीं वो रोड में चला गया डेवलपमेंट में। तो ये मॉनिटरिंग करनी होगी और ये मॉनिटरिंग की इस समय बहुत आवश्यकता है जब अर्थव्यवस्था में एक एक पैसा आपको दांत से पकड़ के खर्च करना है हितेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, ये केंद्र सरकार को अब एक एक पैसा दांत से पकड़ के खर्च करना होगा और पैसा देने वाला व्यक्ति और पैसा लेने वाले व्यक्ति के बीच में जो माध्यम है कैग,
उसकी मॉनिटरिंग को इतना सशक्त करना होगा ताकि ये पता किया जा सके कि पैसा जहां जा रहा है वहां पे खर्च कितना हो रहा है और अनावश्यक या विविध खर्चों में मिसलेनियस फंड में कितना जा रहा है और कहीं दूसरे फंड में उसको कितना यूज किया जा रहा है। राज्यों की जिम्मेदारी तय होगी निश्चित रूप से। अब जीसी मुर्मू अपने कुछ ही दिनों में ये बताने में सक्षम होंगे, जहां तक मैं आशा करता हूं, और जिस तरह उनका पिछला कार्यकाल रहा है कि उनकी उपयोगिता कैग में क्या है, ये शायद खुद ही पता चल जाएगा आपको। जी आने वाले 2-4 महीनों में वो बता देंगे इस बात को। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर त्रिशूल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैग की जो अब उपयोगिता रहने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और इसीलिए जीसी मुर्मू को अब ये नई जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तरफ से सौंपी गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में सियासी उथल पुथल जारी है। विधायकों की तोड़फोड़ से बचाए रखने के लिए अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। चाहे बीजेपी ने पहले कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की आलोचना की हो, अभी भी कर रही हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं की ओर से बीजेपी विधायकों से संपर्क के बाद अब पार्टी के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं रहा था। और इसी कड़ी में शनिवार को सुबह एक चार्टर प्लेन से विधायकों को जयपुर एयरपोर्ट से पोरबंदर के लिए भेज दिया गया है। और बीजेपी विधायकों को गुजरात भेजे जाने के मुद्दे पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कहा है कि बीजेपी विधायकों को गुजरात ले जाया गया है क्योंकि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान में कांग्रेस सरकार बीजेपी विधायकों को लुभाने के लिए नैतिक और अनैतिक साधनों का उपयोग कर रही थी और अधिकारियों का इस्तेमाल भी कर रही थी। सतीश पूनिया ने यह कहा है कि 15 से 20 विधायकों को गुजरात ले जाया गया है और ये साफ है कि अशोक गहलोत के पास अपनी सरकार को बचाने के लिए संख्या नहीं है। 14 अगस्त को स्थिति पर निर्भर करता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए पायलट समूहों के साथ दावा करेगी या नहीं। और इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। और बता दें कि राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अब भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है और बीजेपी को डर है कि कांग्रेस उनके विधायकों को तोड़ सकती है। ऐसे में अब बीजेपी अपने विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं और लगातार केंद्रीय नेतृत्व से भी बात कर रही हैं। इसी को लेकर के सियासी हलचल अब राजस्थान प्रदेश में बढ़ गई है और इसीलिए अब वहां पर सियासी उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के विधायकों की अगर बात की जाए तो 5 सितारा होटल में वो सभी त्योहार मना रहे हैं और जैसलमेर में ज्यादातर विधायक हैं। और इसके अलावा अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बचाने के लिए गुजरात भेजना शुरू कर दिया है, जिनमें से कुछ विधायकों को गुजरात भेजा जा चुका है और कुछ को और भी भेजा जा सकता है। तो लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। पिछले 6 महीने से वो सरकार में है, सत्ता में है और बाड़े में बंद है। तो बाड़ाबंदी का शब्द जो है उसकी आविष्कारक कांग्रेस पार्टी और उन पर सूट करता है। बीजेपी के लोग 12 लोग या जिले के लोग अपने घूमने कहीं चले गए और वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। और मुझे इस बात का पहले से संज्ञान था, लेकिन केवल मीडिया में चर्चा से बचने के लिए मैं अपने लोगों को कांग्रेस जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है तो उनकी प्रताड़ना का शिकार होने के लिए कैसे छोड़ दूँ। इसलिए वो गए हैं। हमें जल्दी 2 दिन 5 दिन में विधायक दल की जब बैठक बुलाएंगे, सब लोग आएंगे। जिले के लोगों का तो वो अपने अपने हिसाब से आपस में बातचीत करते रहे, उनका मनोबल बढ़ा रहे, कोई उनको परेशान नहीं करे। मुझे कुछ ऐसी जानकारियां थी कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सरकार के लोगों ने हमारे अपने विधायकों के बारे में भ्रम फैलाना शुरू किया, अफवाह फैलानी शुरू की।
सोशल मीडिया में और बाकी दूसरे इंडिविजुअल मैसेजेज में विधायकों का नाम लेके उसका उल्लेख करने की कोशिश की। हमारा विधायक दल पूरे तरीके से इंटैक्ट है, ये राज्यसभा में भी देखा था। आशंका उनको है, हमारा किसी विधायक पर अविश्वास नहीं है। तो लगातार जिस तरीके से राजस्थान में सियासी उथल पुथल का माहौल जो है वो बना हुआ है और सियासी जो वहां पर गतिविधियां हैं उनके बारे में लगातार एएनबी न्यूज़ अपने दर्शकों को अवेयर भी कर रहा है और जानकारी लगातार दे रहा है। और इसी खबर को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। और चंद्रशेखर त्रिशूल जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राजस्थान में जिस तरीके से लगातार सियासी उथल पुथल का माहौल देखने को मिल रहा है? कांग्रेस के विधायक भी होटल में बंद हैं और अब बीजेपी के विधायक भी, गुजरात बीजेपी के विधायकों को भेजा जा रहा है, वहां पर बीजेपी ने भी अब बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। देखिए हितेंद्र, आज शायद 1 महीना होने को आया राजस्थान की राजनीति में जो सियासी उथल पुथल है, बवंडर है, वो लगातार जारी है जी। सावन के बाद वसुंधरा राजे, सावन जब अंतिम सोमवार था, जब उनका सावन पूरा हो गया, वहां पे सावन की उनकी पूजा चल रही थी। गृह क्षेत्र धौलपुर में थी वो जी। और उसके बाद वो एक्टिव हुई है और अब 4-5 दिन दिल्ली रहने का इरादा है। और जेपी नड्डा जी से कल, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। आज राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है। बहुत स्पष्ट संदेश है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और हनुमान बेनीवाल को लेके वसुंधरा राजे खासी नाराज हैं जी। और जो उनके लिए वहां पर मैसेज चलाया जा रहा है कि कांग्रेस में स्वागत है, तो उसको लेके भी वो खासी नाराज हैं। और कहीं अपने कद को लेकर हमेशा उनकी एक प्रायोरिटी रही है और उन्होंने बताया भी है कद को लेके, तो उनकी जो उन्होंने अपनी एक खुद की वर्चस्व राजस्थान की राजनीति में रखा है, बिल्कुल वो उसको बरकरार रखना चाहती हैं, टूटने नहीं देना चाहती जी। और निश्चित रूप से अगर आप राजस्थान की राजनीति को देखेंगे तो वसुंधरा राजे जब भी वहां पर यात्रा करने निकली है, चुनावी रैलियों में निकली है, तो उसका वर्चस्व देखने को मिला है। वहां पर जनमानस जिस तरह उनके संग जुड़ा है, जनाधार वाली नेता हैं। आजकल वर्तमान राजनीति में जनाधार वाले नेताओं की कमी है, लेकिन अगर आप जनाधार वाले नेताओं को देखेंगे तो वसुंधरा राजे का नाम उसमें कहीं आपको दिखेगा। जिस तरह जगन मोहन रेड्डी है, जनाधार वाले नेता है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो जनाधार वाले नेताओं में नाम आता है। अब सबसे बड़ी परेशानी है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है और जिस तरह की एक नई पंक्ति वहां पर आकर खड़ी हुई है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से आते हैं और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को हराकर आए, अभी बड़े मतों से हराया। हालांकि सीटें 25 जीती हैं, लेकिन पिछली बार भी जीते, इस बार भी जीते जी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ा नाम है, ओम माथुर बड़ा नाम है, जो लगातार पिछले 20 से 30 सालों से कहीं वेटिंग लिस्ट में है कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा बार बार चली, लेकिन कभी कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई जी। अब ऐसे में 3 से 4 बड़े नाम और हैं जो राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की पंक्ति में हैं जी, और 14 अगस्त को बहुमत साबित होना है। बसपा के विधायकों पे 11 अगस्त को फैसला आना है जी। और बीजेपी अपनी तैयारी में है, सचिन पायलट की अपनी तैयारी है, गहलोत की अपनी तैयारी है। राजनीतिक घमासान की पूर्व संध्या, ये जो एक वो होता है माहौल होता है, वो सज चुका है। अब देखना ये है कि वसुंधरा राजे का उसमें क्या रोल रहता है। वसुंधरा राजे क्या पार्टी से बगावत करती हैं, क्या पार्टी की संग चलती हैं, क्या उन्होंने कोई अल्टीमेटम पार्टी को दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये होगा। जी 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 चंद्रशेखर त्रिशूल जी, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये कहा है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं सरकार के, उनसे प्रताड़ित करवाया जा रहा था हमारे विधायकों को, इसलिए गुजरात भेजा गया है। और सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि वो वसुंधरा राजे के करीबी हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं है बीजेपी को, इसीलिए उनको गुजरात भेजा गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो बीजेपी ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है? देखिए हितेंद्र, ये राजनीति की दुर्विसंधियां हैं जी। अगर आप राजनीति के व्याख्याओं को पढ़ेंगे, राजनीति की व्याख्याओं को देखेंगे, तो राजनीति में जो वर्तमान है वही सत्य है। राजनीति में न कोई किसी का स्थायी मित्र है और राजनीति में न कोई किसी का स्थायी शत्रु है। संबंध और व्यवहार कभी भी सुनिश्चित हो सकता है अगर उसमें सियासी तड़का हो, उसमें कहीं सत्ता का एक सिंहासन का कहीं निकटता दिखती हो, तो वो निश्चित रूप से तय हो सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा कयास लगाया जाता रहा कि वसुंधरा राजे पार्टी छोड़ सकती हैं, लेकिन एक बार जब उनको पार्टी में कहीं कोई उनको लगा था तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। तो
निश्चित रूप से वसुंधरा राजे का कद है, अशोक गहलोत का कद है। और राजस्थान की राजनीति में पिछले 20 सालों को आप देखेंगे तो 20 सालों से जो एक पारी खेली गई है आमने सामने, उसमें वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मुख्य किरदार की भूमिका में रहे हैं जी। और उन किरदारों को चुनौती देने के लिए एक जो नई पंक्ति कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट आए हैं, बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं, और भी कई चेहरे हैं, ओम माथुर लंबे इंतजार में हैं कि अब उनका इंतजार समाप्त हो। तो ऐसे में बहुत सारी पारियां जो दोनों तरफ से नई पंक्ति आई हैं वो इन पुराने नेताओं को चुनौती दे रही है, इनके वर्चस्व को चुनौती दे रही है जी। लेकिन इनके पास वो तिकड़म है कि जयपुर के वो विधानसभा का जो पीतल का दरवाजा है उसके भीतर अपनी सत्ता को कैसे कायम रखना है, कैसे राजधानी में अपना डंका पिटवाना है और कैसे राजधानी पर कब्जा रखना है, ये इनको बहुत बहुत अच्छे से आता है। और शायद इसी से नई पंक्ति धरी हुई है। और ये जो राजनीतिक तमाम इस समय अटकलें लगाई जा रही हैं राजस्थान की राजनीति में, जो दिल्ली तक पहुंच रही हैं कि उनमें वसुंधरा राजे क्या कांग्रेस में जा सकती हैं, क्या वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं, क्या वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ सकती हैं, क्या नया गठबंधन हो सकता है। ये सियासी जो अध्याय है इसका सबसे रोचक पहलू है जो इस समय राजस्थान की राजनीति में घटित हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति उसको देख रही है आंख लगा के कि आखिर क्या नया मोड़ आएगा, आखिर कौन सत्ता का अधिकारी रहेगा, किसके माथे पर सिंहासन का ताज होगा। तमाम चेहरे हैं लेकिन वो चेहरा कौन सा होगा जो 14 तारीख को जीत के आजादी का जश्न मनाएगा और कहीं वहां पर वैधानिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान को संबोधित करेगा, वो कौन होगा। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर त्रिशूल, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। जिस तरीके से राजस्थान में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है उसको लेकर के कयासों का दौर अभी भी जारी है और लगातार जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी कि विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी कि 14 अगस्त को क्या कुछ होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी अब बगावत खुलकर के सामने आएगी या नहीं, या फिर कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी या नहीं, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं लगातार और इनका जवाब 14 तारीख के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ENP न्यूज के साथ।